आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है डेस्क वर्क मॉडल पेपर 3 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मॉडल पेपर 3 माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 समय 3 घंटे 15 मिनट। खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करें। 1, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। सही उत्तर होगा 1928। प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस वर्ग की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी? इनमें से देखते हैं। ए दलित वर्ग, ब संपन्न किसान वर्ग, स व्यापारियों की, द औरतों की। तो इनमें से होगा ए दलित वर्ग, इसकी हिस्सेदारी काफ़ी कम थी। प्रश्न 3, बेटन वुड व्यवस्था पर सहमति बनी थी जुलाई 1944 में। तो इसका सही उत्तर होगा द जुलाई 1944। चौथा, निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? ए में पटसन उद्योग, ब में चीनी उद्योग, स लोहा प्रगलन उद्योग और द सीमेंट उद्योग। तो सही उत्तर होगा स लोहा प्रगलन उद्योग। पांचवा, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आई थी? सही उत्तर होगा इसमें गोवा में। पुर्तगाली सबसे पहले गोवा पहुंचे थे, या पहुंचे तो कालीकट थे, लेकिन उन्होंने गोवा में अपना शासन स्थापित किया। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पहुंची गोवा में पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न 6, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। 1999 में कांग्रेस के टूटने के कारण तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बनी, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया। प्रश्न 7, राजनीतिक सुधारों के किन उपायों के सफल होने की संभावना अधिक होती है? राजनीतिक सुधारों के किन उपायों के सफल होने की? लोकतांत्रिक आंदोलनों पर, नागरिक संगठन पर, मीडिया पर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त तीनों कारणों से। सही उत्तर होगा द उपयुक्त तीनों कारणों से ही लोकतांत्रिक सुधारों या राजनीतिक सुधारों के सफल होने की संभावना अधिक होती है। सही उत्तर होगा द। प्रश्न 8, जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे कहा जाता है, इसे दलीय गठबंधन। सही उत्तर होगा द दलीय गठबंधन, इसे दलीय गठबंधन कहते हैं। निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणक है या गुणवत्ता का चिन्ह है? ए ISI, ब एगमार्क, स हॉलमार्क और द उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा इसका द उपयुक्त सभी। ये तीनों ही गुणवत्ता के चिन्ह हैं, ISI मार्क, एगमार्क और हॉलमार्क। प्रश्न 10, बैंक में जमा करता वे लोग हैं जो बैंक में धन जमा करते हैं। ब बैंक के कर्मचारी, स बैंक मैनेजर, द बैंक से ऋण लेने वाले। तो सही उत्तर होगा जमा करता जो बैंक में धन जमा करते हैं, ए। सही उत्तर होगा ए बैंक जमा करता जो बैंक में धन जमा करते हैं। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बंगलोर। सही उत्तर होगा ब बंगलोर या बंगलुरु। प्रश्न 12, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? ए में 2 देशों के मध्य, ब 2 नागरिकों के मध्य, स 2 गांवों के मध्य, द 2 प्रदेशों के मध्य। तो विदेशी व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। सही उत्तर होगा ए विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? जब 2 देश या 2 से ज़्यादा देश आपस में व्यापार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। आगे है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें संदेश साफ दिखाई देता था। यहाँ आएगा देश प्रेम या राष्ट्रवादी। कौन सा संदेश साफ दिखाई देता था? राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था, तो यहाँ भरा जाएगा राष्ट्रवादी। दूसरा, आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण है रेशम मार्ग। यहाँ आएगा रेशम मार्ग, सिल्क रूट। पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। जाति पर, यहाँ आएगा जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। चौथा रिक्त स्थान, किसी देश की आय
उस देश के सभी की आय होती है। तो यहाँ आएगा देश के सभी नागरिकों की आय होती है, या देशवासी भी लिख सकते हैं या नागरिक। तो किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की आय है। प्रश्न 5, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो बैंक जो अपने पास जो राशि होती है उसको ऋण के रूप में देता है। तो यहाँ आएगा इसका एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। कर्ज भी लिख सकते हैं या ऋण भी लिख सकते हैं। छठा रिक्त स्थान, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटान हेतु एक न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ का त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। कोपरा अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। आगे प्रश्न 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला है कैलीग्राफी क्या है? उत्तर, हाथ से सुंदर और सुडौल अक्षरों में लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। 2, ब्रेटन वुड्स संस्थान किसे कहा गया जाता है? उत्तर, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। 3, आदि औद्योगिक व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सौदागरों द्वारा गांवों की तरफ रुख घरों में वस्तुओं का उत्पादन। 4, रेशे वाली 2 फसलों के नाम बताओ। उत्तर, कपास व जूट। प्रश्न 5, बड़े बांधों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली 2 प्रमुख हानियां बताइए। उत्तर, पहली है बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन। दूसरा, बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का जलमग्न होना, डूब क्षेत्र में डूब जाना। प्रश्न 6, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक संचालित की गई? उत्तर, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में संचालित की गई। प्रश्न 7, पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है? उत्तर, पारदर्शी प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। प्रश्न 8, उन देशों के नाम बताओ जहाँ पर लोकतंत्र मजबूत और सफल है। उत्तर, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस। प्रश्न 9, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती में क्या शामिल है? उत्तर, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। प्रश्न 10, सेवा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सेवा क्षेत्र का तात्पर्य वे गतिविधियां जो वस्तुओं का उत्पादन न करके उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है या सेवाएं उत्पन्न करती है, जैसे शिक्षा, डाक, चिकित्सा आदि। प्रश्न 11, आपके मतानुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र में। 50% लोग भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। प्रश्न 12, आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आर्थिक विकास का अभिप्राय है लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना या उन्हें आर्थिक सुविधाएं देना। खंड ब, लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 4 से 16 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 50 शब्द प्रति प्रश्न। प्रश्न 4, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया है? उत्तर, प्रशा का प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली तथा 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रश्न 5, आयात शुल्क क्या है? उत्तर, आयात शुल्क किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है, आयात शुल्क कहलाता है। यानी दूसरे देशों से आयात की जाने वाली चीज़ों पर जो टैक्स लगता है उसको आयात शुल्क कहते हैं। प्रश्न 6, सुभेद्य एवं संकटग्रस्त जातियों में 2 अंतर बताइए। उत्तर, सुभेद्य जातियाँ वे हैं जिनकी संख्या घट रही है, जैसे नीली भेड़, नीलगाय भेड़, जबकि संकटग्रस्त जातियाँ वे हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। 2,
सूबेदार जातियाँ विपरीत परिस्थितियाँ जारी रहने पर संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी, जबकि संकटग्रस्त जातियों का विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहना कठिन है। यदि आपको नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? उत्तर: यदि मुझे नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जाएगा तो मैं नंबर 1 बांध से होने वाली सिंचाई, 2 विद्युत उत्पादन, 3 घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण एवं क्षेत्र में होने वाले विस्थापन की समस्या का निराकरण आदि बिंदुओं का ध्यान रखूंगा। प्रश्न 8, प्रारंभिक जीविकोपार्जन निर्वाह कृषि व वाणिज्य कृषि की तुलना करें। उत्तर: प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है, जबकि वाणिज्य कृषि आधुनिक औजारों, निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा विशाल भूमि पर की जाती है। प्रश्न 9, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? संक्षेप में बताइए। उत्तर: राष्ट्रीय राजमार्ग देश की प्रमुख पक्की सड़कें हैं जो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती हैं। ये प्राथमिक सड़क हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। प्रश्न 10, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्थाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर: प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। प्रश्न 10, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर: प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। सत्ता को साझेदारी में इन 3 अंगों के कार्यों का इस प्रकार विभाजन होता है कि किसी एक अंग के पास असीमित शक्तियाँ एकत्रित न हो तथा प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियंत्रण रखे। इससे शक्ति संतुलन बना रहता है। यही नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था है। प्रश्न 11, क्या सभी सामाजिक अंतर समाज में सामाजिक विभाजन पैदा करते हैं? उत्तर: हर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। प्रश्न 12, नेपाल और बोलीविया जन आंदोलनों में क्या अंतर था? उत्तर: नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना था, जबकि बोलीविया के आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को सुदृढ़ करना था। नेपाल में संघर्ष सरकार के राजतांत्रिक स्वरूप के विरुद्ध था, जबकि बोलीविया का संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था। प्रश्न 13, विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: शिक्षा के माध्यम से लोगों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है। अतः शिक्षा के माध्यम से अधिक आय का अर्जन कर सकते हैं, इससे उनके जीवन स्तर में तो सुधार होता ही है,
साथ ही देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। अल्प बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर: अल्प बेरोजगारी वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार पूरा रोजगार नहीं मिलता है तथा वह काम पर लगा हुआ प्रतीत तो होता है, परंतु उत्पादन में उसका योगदान बहुत ही कम होता है। कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी इसका उदाहरण है। प्रश्न 15, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों से ऋण लेने के कोई 2 लाभ बताइए। उत्तर: सहकारी समितियों से लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है तथा शर्तें भी आसान होती हैं। तो सहकारी समितियों से ऋण लेने से साहूकारों व महाजनों के शोषण से बचा जा सकता है। प्रश्न 16, क्षतिपूर्ति निवारण के उपभोक्ता अधिकार को संक्षेप में बताइए। उत्तर: उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। इसके लिए वह उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आगे एक खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से 20 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा है 100 शब्द। प्रश्न 17, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। उत्तर: यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं। यूरोप के कुलीन वर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं थी। प्रथम, कुलीन वर्ग के लोग जमीनों के मालिक थे। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थीं। 2, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली शक्तिशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। 3, ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति तथा शहरी हवेलियों के स्वामी थे। 4, राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते थे। 5, उनके परिवार प्राय वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे। 6, कुलीन वर्ग संख्या की दृष्टि से एक छोटा समूह था, लेकिन धन संपत्ति में शक्तिशाली था। प्रश्न 18, भारत की मुख्य भू-आकृतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: भारत की मुख्य भू-आकृतियाँ। भारत में भूमि पर मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं। प्रथम है मैदान। भारत के लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं, जो कि कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। 2, पर्वत। भारत में पर्वत कुल भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। पर्वत कुछ बारहमासी अर्थात वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं। ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। 3, पठार। भारत के कुल भू क्षेत्र का लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार भंडार संचित है। प्रश्न 19, जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। उत्तर: जातिगत असमानता दूर करने के लिए 3 सुझाव निम्न प्रकार से हैं। प्रथम, संवैधानिक प्रावधानों का पालन। जातिगत असमानता को दूर करने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। 2, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर भी जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है। तीसरा, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार से लोगों की सोच उन्नत होती है, उसमें जागरूकता भी आती है। अतः शिक्षा के प्रसार से भी जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है। प्रश्न 20, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए तथा भारत में वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों को समझाइए। उत्तर: वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध
और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के बाजार एक बाजार के समान कार्य करते हैं। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। प्रथम, वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिससे देश में रोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है एवं उनका विस्तार विदेशों तक हुआ है। 3. वैश्वीकरण के कारण उपजी प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। यह तीसरा वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है, जिसका प्रभाव कुटीर उद्योगों एवं छोटे लघु उद्योगों पर पड़ा है। निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22, सब सीमा 250 शब्द। प्रश्न 21, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, शहरों में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। प्रथम, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं वकीलों की भूमिका। असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों में हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मुख्य अध्यापकों एवं शिक्षकों ने त्याग पत्र सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया और बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। 2. परिषद चुनावों का बहिष्कार कर मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, लेकिन मद्रास में जस्टिस पार्टी ने परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। 3. आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव। आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अनेक स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से इनकार कर दिया, फलतः विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया और भारतीय कपड़ा मिलों तथा हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ गया। शहरों में असहयोग आंदोलन के धीमे पड़ने के निम्नलिखित कारण थे। प्रथम, महंगा कपड़ा। खादी का कपड़ा मिलों में बड़े पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और निर्धन लोग इसे नहीं खरीद सकते थे। पहला कारण ये था। दूसरा, वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की धीमी प्रक्रिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार तो किया गया, परंतु वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना नहीं की गई। फलतः विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे तथा वकील पुनः सरकारी न्यायालयों में वकालत करने लगे। प्रश्न 21 का अथवा। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। उत्तर, असहयोग इसको आंदोलन के आरंभ होने के पीछे जिम्मेदार परिस्थितियां जनवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ हुए असहयोग आंदोलन के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार थी। पहली, करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया तथा आयकर नामक कर शुरू किया। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। 2. मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया था। 3. गाँव में सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गाँव में सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। 4. गांधी जी को निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक सहायता इस आशा से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वराज प्रदान किए जाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाए गए। ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वराज प्रदान किए जाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। 5. रोलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इस अन्यायपूर्ण कानून से भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। 6. जलियांवाला बाग हत्याकांड।
अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। 7वां, सरकार की दमनकारी नीति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और पंजाब के लोगों पर भीषण अत्याचार किए। 8वां, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला। 9, गांधी जी की असहयोग अवधारणा। गांधी जी की ये अवधारणा थी कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाने का एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। दिसंबर 1920 में उपर्युक्त सभी कारणों पर विचार करके कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब आगे प्रश्न 22, संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों से गठित होती है, वर्णन कीजिए। उत्तर, संघीय शासन व्यवस्था के गठन के तरीके। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। यथा प्रथम, 7 आकर संघ बनाना, कमिंग टूगेदर फेडरेशन। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई या राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1, इनमें सभी स्वतंत्र राष्ट्र या इकाइयाँ अपनी संप्रभुता तथा अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं। 2, वे अपनी खुशहाली और सुरक्षा को बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्राय प्रांतों की सरकारों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है और दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संघ का साथ रहकर संघ बनाना, होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन। संघीय व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। इस व्यवस्था में यद्यपि विभिन्न राज्यों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तथापि शेष स्थिति में किसी किसी प्रांत या राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं और इसमें प्राय इकहरी नागरिकता होती है। प्रश्न 22 का अथवा। भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के स्वशासी निकायों को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, भारत में 1992 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को अग्र प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव 5 वर्ष में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। 2, अब निर्वाचित स्थानीय निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। 3, अब कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 4, हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। 5, अब राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। 6, गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। शहरों में इसे नगर निकायों, नगर पालिका और नगर निगम के रूप में जाना जाता है। 7, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है।
इससे स्पष्ट होता है कि 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा भारत में तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इस दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला है केगा, तूतीकोरन, तारापुर, परली। इसका अथवा है उसमें बेल्लारी, रत्नागिरी, हजारीबाग और कटनी। निम्न स्थानों को मैं मैप में दिखाना है। तारापुर, परली, केंगा और तूतीकोरन। तो देखिए तारापुर सबसे पहले है। तारापुर ये पड़ता है हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई के जस्ट उत्तर पूर्व में। तो ये मुंबई है, यहाँ पर बताया आपको मुंबई, पहले सिक्का में मुंबई के जस्ट ऊपर यहाँ स्थित है तारापुर। तो यहाँ लिख देते हैं हम तारापुर। फिर परली, ये भी महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के इस भाग में यहाँ स्थित है। महाराष्ट्र के लगभग दक्षिणी पूर्वी हिस्से में यहाँ स्थित है परली। फिर है केंगा। केंगा है कर्नाटका में। तो यहाँ तक आपको पता है कर्नाटक है। कर्नाटक के इस भाग में यहाँ स्थित है, एकदम ऊपरी में यहाँ है केंगा। अब लास्ट बचा है तूतीकोरन। तूतीकोरन एक बंदरगाह है जो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ स्थित है। यहाँ श्रीलंका इनके बीच में यहाँ स्थित है। तो यहाँ पर तूतीकोरन। इस तरह ये भारत के 4 स्थान पूरे हुए। प्रश्न 23 का अथवा। 23 के अथवा का उत्तर इसमें हमें भरना है। बेल्लारी, रत्नागिरी, हजारीबाग और कटनी। अब इन्हें हम मैप में भरेंगे। तो सबसे पहले बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। ये बेल्लारी स्थित है यहाँ कर्नाटका में। तो यहाँ कर्नाटक में भर देते हैं इसे बेल्लारी को हम। तो यहाँ स्थित है कर्नाटका में बेल्लारी, यहाँ भर दिया हमने, ये बेल्लारी हो गया यहाँ। बेल्लारी के बाद अगला है रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये मुंबई और गोवा के बीच में स्थित है। तो यहाँ है मुंबई, यहाँ गोवा। मुंबई और ये गोवा के मध्य में यहाँ स्थित है रत्नागिरी। तो यहाँ पर देते हैं हम रत्नागिरी। रत्नागिरी के बाद अगला है हजारीबाग। हजारीबाग पड़ता है हमारे झारखंड में। तो हजारीबाग ये यहाँ स्थित है, झारखंड राज्य ये। और झारखंड में यहाँ पर देते हैं हम ये हजारीबाग। अब अंतिम बचा है ये कटनी। कटनी पड़ता है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की सीमा के पास मध्य प्रदेश में यहाँ स्थित है कटनी। तो यहाँ पर देते हैं हम ये कटनी। इस तरह ये चारों स्थान पूरे हुए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।